आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है कोरोना पर सियासत, आमने सामने है ऑपोजिशन और हुकूमत, दे रहे हैं मुश्किलात को दावत। कोरोना पर आलमी इमदाद, वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन क्यों रोक लिए? लोकल गवर्नमेंट का मफलूज निजाम, पंजाब में तरक्याती काम ख्वाब क्यों बन गए? पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम का धारते ख्वाब चकनाचूर कैसे हुआ? आपको बताएंगे कि आधी बेवा ख्वातीन कहां पाई जाती हैं। मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज पाक फौज में अहम ओहदों पर तकर्रो तबादले सामने आए हैं। पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स को अगले रैंक यानी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इसके अलावा तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल है। अब तकर्री पाने वाले अफसरान को अहम ओहदे भी दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किया गया है। तकर्री और प्रमोशंस की खबर सामने आने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आसिफ गफूर पाक फौज के साबिक तर्जुमान रह चुके हैं, जिन्होंने मीडिया को एक बेहतरीन टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। उन्होंने 5th जनरेशन वॉरफेयर का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया और एक हीरो के तौर पर सामने आए। उनकी सलाहियत का एतराफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी बरादरी ने भी किया। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी नौजवान भी सोशल मीडिया पर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। अब एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि मजीद 3000 से ज्यादा अफराद में इस वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है, जो 4.5 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा केसेस हैं। अब सियासी क़यादत कोरोना में मुब्तला हो रही है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा और साबिक वजीर ममलिकत फ़कीर जाम मंगर को कोरोना के बाइस इंतकाल हुआ है, जहां फाली से कूच कर गए हैं। इस वक्त कोरोना वायरस हुकूमत और अपोजिशन किसी में भी तखसीस नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं कर रहा है। इस मामले को लेकर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बनाए कोरोना का इजलास तलब किया, लेकिन अपोजिशन जमातों ने इस इजलास का बायकॉट किया। इस मामले पर वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बनाना चाहती है और फिर हमारा मकसद पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। लेकिन जमहूरियत का दावा करने वाली अपोजिशन ने बायकॉट से साबित किया है कि वो पार्लियामान को नहीं मानती। वो ऐसी सूरत हाल चाहती है कि मुल्क में बेरोजगारी और असफलत अबतर हो। इसे आज के बायकॉट का जवाब देना होगा। शिबली फराज क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आज के इजलास में अपोजिशन का कोई मेंबर शरीक नहीं हुआ। उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि ना उनको पार्लियामेंट पे एतबार है, ना वो पार्लियामेंट को मानते हैं। दावे उनके जमहूरियत के होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो कि एक मुल्क से ताल्लुक रखती है, यहाँ के मुल्क के मुस्तकबिल से ताल्लुक रखती है, इकोनॉमी से ताल्लुक रखती है, जानों से ताल्लुक रखती है, उसका बायकॉट करके उन्होंने एक बहुत ही गलत फैसला किया है। यकीनन ये ऐसा मौका है जिसपे सियासी इख्तलाफात को भुलाकर एक पेज पर होना चाहिए, एक मेज पर बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, मामला तफाहम तफहीम से हल होने चाहिए। लेकिन अपोजिशन की तरफ से हुकूमत ये कह रही है कि गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन कह रही है कि स्पीकर क्योंकि जानिबदार है, स्पीकर कोई भी इजलास बुलाएंगे वो इस इजलास में नहीं जाएंगे। आज खुद वजीर आजम ने अपोजिशन जमातों पर इल्जाम आयद किया है कि वो NRO लेने के लिए अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन उन्हें NRO किसी भी सूरत नहीं मिलेगा। वजीर आजम दौरे लाहौर पर पहुंचे, क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। ये कोई फायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा। जितने मर्जी आप जलसे जुलूस कर लें, लेकिन लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। इस वक्त अपोजिशन PDM के प्लेटफॉर्म से जो जलसे कर रही है वो लोगों की जानों को खतरे में डाल रही है। इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान बहुत क्लियर है और वो कह रहे हैं कि वो इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर सेनेटर शिबली फराज ने, वफाकी वजीर इत्तलात ने एक जारहाना अंदाज अपनाया। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन अगर इसी तरह से जलसे करेगी तो हुकूमत आगे आएगी, FIRs का इंदराज होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिबली फराज एक कदम आगे बढ़ते हुए अपोजिशन को कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्यों ना उन मुंतजिमीन जो कि इस जलसे को वो करवाते हैं और जो सियासी लीडरान जो कि वहां पे मौजूद होते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी, ताकि उनको ये मैं कहूं कि ये कौमी मुजरिम हैं। हुकूमत ने कदरे जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है। सेनेटर शिबली फराज ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अगर जलसे करेगी तो फिर FIRs का इंदराज होगा, आड़े हाथों निपटा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का मुकम्मल फोकस
30 नवंबर को कासिम बाग मुल्तान में होने वाला जलसा है। मुल्तान कोरोना केसेस की शरह के लिहाज से पाकिस्तान में पहले नंबर पर आ गया है। रोजाना 5-6 अमवात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है, केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि पंजाब में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन रेट इस वक्त मुल्तान के अंदर मौजूद है और मुल्तान वो मकाम है जहां पर पीडीएम का अगला जलसा स्केड्यूल्ड है। इस हवाले से इंतजामात भी हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों और उन समेत तकरीबन 30 लोगों पर FIRs का इंदराज हुआ है। आज भी उनके साहबजादे अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर इस वक्त सूरत हाल कशीदा दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे को होस्ट करने जा रही है, उनका यौम तासीस भी है। इस हवाले से वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर गिलानी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अली मूसा गिलानी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है? देखिए जी, अली मूसा गिलानी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है बज़ाहिरन तो द पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 के तहत कोई वायलेशन की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन असल वजह यह है कि उन्होंने आज गरीब आवाम के लिए मुल्तान में एक रैली का इनेकाद किया था। आज मुल्तान शहर में जी 2 रैलीज़ हुई हैं। एक PTI ने रैली को लीड किया है, PTI के एक कारकुन ने, और एक अली मूसा गिलानी की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रैली थी जो शहर में। तो जो अली मूसा गिलानी साहब की जो रैली थी उसके ऊपर उन्होंने FIR देकर 50 लोगों को नामजद करके उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। और जो PTI के कारकुनों की रैली थी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक नहीं 2 पाकिस्तान आपके सामने है। रैलियों के इनेकाद के हवाले से एक नोटिफिकेशन सामने है कि उस पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की तरफ से भी रैली का इनेकाद किया गया है, वहाँ पर जो है वो एक तखसीस का रवैया अपनाया गया, यानी वहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अली मूसा गिलानी साहब जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये जो आप बता रहे हैं पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020, यही FIR के अंदर यही दफ़ा लगाई गई है या कोई और मामला भी है? क्योंकि मुतज़ाद किस्म की खबरें आ रही थी कि शायद कुछ चोरी का जो है पर्चा भी दर्ज किया गया है और वहाँ पर ताले तोड़े गए स्टेडियम में, कोई ऐसी बातें भी सामने आ रही थी। नहीं, देखिए जी, ये दो पर्चे किए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की क़ियादत के ऊपर, एक कल और एक आज। जो कल पर्चा हुआ था वो भी बड़ा एक अजीब सा वाक़या उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कोई ताला चोरी किया है और उसके अंदर वो स्टेडियम के अंदर गए हैं। हमारे साथ मीडिया भी मौजूद था जब हम वहाँ पर गए स्टेडियम में। जलसे के 30 नवंबर को जो PDM का जलसा है मुल्तान में, उसके इंतज़ामात के हवाले से हम जलसा गाह में जब गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था और हमारे साथ मीडिया की भी मौजूद था और फुटेज भी मौजूद है कि हम खुले दरवाजे के अंदर एंटर हो रहे हैं। ना वहाँ पर किसी के साथ तल्ख़ कलामी हुई, ना किसी के साथ बदतमीज़ी हुई, ना कोई ताला तोड़ा गया। तो कल रात को उन्होंने अब्दुल कादिर गिलानी, मेरे भाई जो XMNA हैं, उनके ऊपर, और अली कासिम जो चीफ़ कन्वीनियर हैं, और तारिक रशीद XMNA हैं, और एक XMP हैं डॉक्टर जावेद सदीकी साहब, उनके ऊपर पर्चा दिया। और आज जो पर्चा हुआ है वो ये कोविड वाला की प्रिवेंशन। अली हैदर साहब, कल सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने बताया कि जी मुल्तान में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। मुल्तान में कहती हैं कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आज शिबली फराज साहब ने बताया है कि जहाँ कहीं जलसे होंगे वहाँ पर मुंतज़मीन के खिलाफ पर्चों का इंदराज होगा। तो इसका मतलब ये है कि मुल्तान का अगर जलसा होता है तो उसके मेन होस्ट तो आप हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है, तो फिर आप तैयार हैं मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए? देखिए जी, हम मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए भी और पर्चों के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारी क़यादत ने ये फ़ैसला किया है, PDM की क़यादत ने, और हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस और PDM का जलसा मुल्तान में किला कोना कासिम बाग में होगा। तो हमें ये जो कोविड का बहाना कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या ये मुझे बता सकते हैं कि हैदराबाद में तो कोई जलसा नहीं हुआ, लाहौर, मीरपुर ख़ास, सक्खर, यहाँ पर कोविड क्यों फैल रहा है? इसकी फैलने की वजह तो जलसा नहीं है। तो ये मुल्तान में ये जो फिगर्स हैं, डेटा एक्सेलरेट करके बताया जा रहा है, क्योंकि ये गमान है कि मुल्तान का जो जलसा है उसको किस तरह रोका जाए। तो ये साउथ पंजाब के जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसको क्लब किया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आज की जो फिगर है, जो कल की फिगर थी कोविड की, वो मुल्तान के शहर की सिर्फ 17 थी, लेकिन जो जनूबी पंजाब, जो पूरा साउथ का एरिया है, उसमें
तकरीबन 350-400 केसेस थे, तो वो सारे केसेस रेफ़र होते हैं मुल्तान में। तो मुल्तान के केसेस हैं वो सिर्फ 17 थे। तो लेकिन अली हैदर साहब, अगर मुल्तान के जलसे से 15-20 हज़ार का इज्तिमा भी कम अज़ कम होता है, तो मुल्तान के जलसे से अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और खुदा ना खास्ता कोई अमवात भी इस हवाले से रिपोर्ट होती है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या PDM की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? क्योंकि हुकूमत तो रोक रही है। देखें, जो इससे पहले अमवात हुई हैं कोविड की वजह से, ये जो स्प्रेड हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद होती है? क्या गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? अगर गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, जो हमारे पाकिस्तान में डेथ्स हुई हैं 6,000-7,000 से ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी हमारे साथ मौजूद थे। होस्ट करने जा रहे हैं मुल्तान के जलसे को, लेकिन मुल्तान में जलसे से पहले ही हालात कशीदा दिखाई दे रहे हैं। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, FIRs का इंदराज भी हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में लाड़काना में, जहां JUI पंडाल से जाने जा रही है, उसको इजाज़त दे चुकी है। JUI कल इस हवाले से पंडाल से जाने जा रही है, बरसी का मौका है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दूसरी तरफ, जब कराची हो या फिर सिंध का मामला हो, वहाँ पर ताजरों के हवाले से भी कुछ पाबंदी आयद कर रखी हैं। 6 बजे दुकानें बंद करने की पाबंदी अपनी जगह पर मौजूद है। अब अगर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, अपोजिशन जाने को तैयार नहीं है, PDM हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रही है। इस वक्त अपोजिशन की क्या स्टेक है, अपोजिशन किससे मुज़ाकरात करेगी? अगर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, इस तमाम तर मामले को उठाएंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई सदर निसार खोड़ो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कल लाड़काना में JUI पंडाल से जाने जा रही है, एक जलसे का इनेकाद होने जा रहा है। एक तरफ तो सिंध में लॉकडाउन के हवाले से बातें हो रही हैं, दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं, दूसरी तरफ जलसे जुलूसों का इनेकाद हो रहा है। आपकी मर्जी से हो रहा है? सिंध हुकूमत तो यकीनन इजाज़त दी होगी। कोरोना का ताल्लुक तो उन जलसों से भी था जो इमरान खान ने किए, हाफिजाबाद में किए, इसी महीने किए, गिलगित बल्तिस्तान में किए, इसी महीने में किए, उनके वज़ीरों ने किए, 1 ने, 2 ने, 3 ने, 3 वज़ीर भेजे गए, उन्होंने जलसे ही किए। तो क्या उन जलसों के साथ कोरोना नहीं ताल्लुक़ रखती थी? उन्होंने किए हैं। मैं अपने आप को अक्सर कहता हुआ सुनाई देता हूँ कि इस हुकूमत से छुटकारा देने के लिए हम कफन बांध के बाहर निकलते हैं। ये भी तो आपने और हमने सुना हुआ है ना। अब ये अचानक कैसे हो गया कि गिलगित की इलेक्शन हो जाए, उसके बाद कोरोना इतना बढ़ गया कि रोजाना 5 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना के बारे में बताते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि असल बात हुकूमत से छुटकारा है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कोरोना कोई मायने नहीं रखता। आप ये कह रहे हैं कि कोरोना हो या कुछ भी हो जाए, असल बात यह है कि हुकूमत से छुटकारा चाहिए और हुकूमत से छुटकारा लेकर ही दम लेंगे। क्योंकि उसने अवाम को अजाब में डाला हुआ है, क्योंकि उन्होंने अवाम को अजाब में डाला हुआ है और कौम तकाजा करती है कि जो अजाब में डाले उससे हिसाब किताब लो। उसका ऑप्शन क्या है सर? निसार खोड़ो साहब, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि हुकूमत से छुटकारे का ऑप्शन क्या? यही जलसे हैं, रैलियां हैं, जुलूस है, या कोई और ऑप्शन भी है PDM के? हाँ, ये जलसे हैं। नहीं जनाब, यही जलसे हैं जो दुनिया को बता रहे हैं कि इतने लोग इमरान खान के खिलाफ रोड पर निकल आए हैं, मैदान में आने से घबराते नहीं हैं, उनको ज़िंदगी का ख़तरा है, लेकिन फिर भी वो ख़तरा मोल लेते हैं और अवाम एहतजाज करते हैं। ये एहतजाजी जलसे हैं, एक लिहाज से ये एहतजाजी जलसे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हुकूमत ने जितनी ज़िंदगी अजाब कर रही है, अवाम उससे छुटकारा हासिल करने के लिए अपने घर बार को, बच्चों को छोड़ के वहाँ निकल के आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हालिया सियासी तारीख भी ये बताती है कि इमरान खान शौक, जिस तरह इमरान खान से तो हुकूमतें नहीं जाया करती ना, जिस तरह से मेरा हक है जलसे करने का, मेरा हक है एहतजाज करने का, मेरे फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये बुनियादी हुकूक में शामिल है। मुझे पार्टी बनाने का हक है, मुझे जलसे करने का हक है, मुझे बोलने का हक है। ये बोलने का हक और ये पार्टी के जलसे करने का हक इमरान खान छीन नहीं सकता। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिल्कुल हक है, आजादी राय हक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स। कि यानी इंसानी जिंदगी को दाव पर लगाकर तो नहीं हो सकता ना सर, कि जो मारूजी हालात है उसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। ए साहब आप मेहरबानी फरमाए ऐसी जुबान न इस्तेमाल करें। लोग अगर खुद से आते हैं तो मैं क्या रोक सकता हूं उनको? चल के आते हैं
निडर बन के आते हैं, मुंह पे मास्क लगा के आते हैं, या अपने से दूर नहीं भी रख सकते कभी कभी, तो मैं रोक सकता हूं उनको? जो खुद से चल के आते हैं हमारी बातें सुनने को, अपनी दिल की आवाज वो हमारी जुबान से सुनना चाहते हैं, तो फिर क्या आप उनको रोक सकेंगे? अच्छा निसार घोड़ा साहब, देखिए आप आमिर मुशर्रफ का टाइम नहीं है सर, आप अवामी नुमाइंदे हैं, यकीनन आपकी गुफ्तगू में इससे है, का नाम नहीं है। अगर आप उनसे ये कहे कि हम ये जलसे वर्चुअली कर लेंगे, अब देखिए टेलीविजन के ऊपर भी तो आप वो बात कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी आप जो मैसेज देना चाहते हैं। वर्चुअल क्या होता है? अब हमने बिलावल साहब की तकरीर भी थ्रू हॉलोग्राम देखी है सर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। बात सुने। अमेरिका में हमसे ज्यादा लोग की अमवात हुई, अमेरिका में हमारे से ज्यादा लाखों लोग मरीज बने। क्या लोगों ने आना छोड़ दिया? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि कितने बड़े जलसे गैदरिंग्स हुई? वहां तो लाखों लोग, हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हम लाखों लोगों में नहीं है। जलसे और जुलूसों से या बढ़ के मारने से हुकूमतें नहीं जाया जाती निसार खोड़ो साहब। हमारा नसीब, हमारा, अरे भाई सुने बात, आप सवाल करें मेरा जवाब ले। ये हमारा नसीब, अगर हमारे इस इत्तेमाद और इस एहतजाज के बाद भी कुछ नहीं होता तो हमारा नसीब। आप इतने क्यों घबराए हुए हो? नहीं, उसका तरीका ये है ना, देखिए जब पीडीएम ये कहती है कि हम आईनी और जमहूरी तरीका एक्सरसाइज करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वैसे भी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है सर, पार्लियामान के अंदर आए, ये जमहूरियत है। आज एक जमहूरियत है। आज एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया। फतवा न दें, आप फतवा न दे, मेरे से सवाल। मैं तो वो रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तो आईनी और जमहूरी रास्ता दिखा रहा हूं आपको सर, जिसको आप क्लेम करते हैं। देखिए आई एम सॉरी, मैं जमहूरी तौर पर कर रहा हूं, मैं जमहूरियत का हिसाब कर रहा हूं। जमहूरी हक है मेरा मैं एहतजाज करूं, जमहूरी हक है मेरा मैं बोलूं कुछ, जमहूरी हक है कि मैं इज्तिमा करके और बताऊं, मेरा हक है ये। सर आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास स्पीकर की ज़ेरे सदारत बुलाया गया, ऑपोजिशन नहीं गई। अगर स्पीकर पर एतमाद नहीं है तो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आए। हम नहीं करना चाहते मुज़ाकरात। मैं देखे बात सुने, एक हाउस में बैठे होते हैं हुकूमत वाले भी, अपोजिशन वाले भी बैठे हैं या नहीं बैठते? आजकल तो वहां पर भी इकट्ठे नहीं बैठ रहे सर। अपोजिशन अपनी बात करती है, हम अपनी बात करते हैं, वो अपनी बात करते हैं। उसके बाद वो बाहर निकल के जलसे करते हैं, हम भी बाहर निकल के जलसे करते हैं। अवाम ने सर वोटों से मंतखब करके इक़्तिदार के ऐवान में इसलिए पहुंचाया कि पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो बातें हों वो हों। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाइए। अगर पार्लियामान में नहीं जाना चाहते तो सिंपल सा इस्तीफे दे दें सर। वो हो चुकी इस्तीफे दे दें सर पार्लियामान से। पार्लियामेंट में बातें हो चुकी, वो बातें पार्लियामेंट में हो चुकी हैं और आइंदा भी होंगी। लेकिन ये मेरा जमहूरी हक है, ये ज़िया-उल-हक का दौर नहीं है, ना मुशर्रफ का दौर है। आप मुझसे ये नहीं छीन सकते सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां करें, ठीक है, लोगों की जाने जाती है, चाहे उनको कोरोना होता है हो जाए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं हुकूमत से कैसे छुटकारा मिलेगा सर? अरे बात तो, अरे मेरे भाई आप बात तो सुने। क्या इलेक्शन कमिश्नर को इतनी हिम्मत हुई कि इमरान खान को बोले कि मत जाओ गिलगित, मत जाओ? वजीरों को कहा कि मत जाओ, वो क्यों गए? इलेक्शन कमीशन उस वक्त सरनिगूं क्यों हो जाती है जब हुकूमती लोग जलसे करते हैं? क्या मैं रोक सका इमरान खान को जलसे करने से? वो भी मुझे नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक है सर, जरूर करें सर। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं सर कि हुकूमत को कैसे घर भेजेंगे, इसका ऑप्शन क्या है सर? आप इंतजार कर ले, हमारी जदोजहद है। एमआरडी का जब बना था ना ये इत्तेहाद, तो एमआरडी ने कहा था कि हम अपना आइन बहाल करेंगे, चाहे उसके लिए 30 महीने लगे या 30 साल लगे। उसका नतीजा क्या निकला सर? जिसमें पता नहीं कितने लोगों की जानें शहीद हुए, लेकिन क्या था रेजोल्यूशन? 30 महीने में या 30 साल में आइन को बहाल करेंगे। उसका नतीजा क्या निकला सर? एमआरडी का 30 साल ही लगे। 83 की चली हुई तहरीक 2010 में जाके आइन की बहाली में कामयाब हुई। टाइम लगता है कौमियतों को, कौमों को आगे बढ़ने में। फिर ये जनवरी में हुकूमत जाने वाली बातें तो महज चाय की प्याली में तूफान है ना खोड़ो साहब। फिर जो कह रहे हैं जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फिर तो ये चाय की प्याली में तूफान है। इसका मतलब ये हल्का फुल्का राग है, ये कोई पक्की मौसीकी नहीं हो रही। आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लोग बेजार हैं। अगर लोग चाहते हैं कि जाए
तो सुननी पड़ेगी आवाज कभी न कभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई सदर सिंध निसार खोड़ो हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना के लिए $200 मिलियन की इमदाद क्यों रोक ली है। पाकिस्तान के लिए इमदाद एक इंटरनेशनल डोनर की तरफ से रोकी गई है, इसके पीछे वजूहात क्या है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाकिस मनसूबाबंदी, अदम तवज्जोही और गैर जरूरी तरजीहात के बायस आलमी इदारों से कर्ज लेने के बावजूद मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो पा रही है। हुकूमत ने जिन मंसूबों के लिए कर्ज हासिल किया, उन मंसूबों में से ज्यादातर को शुरू नहीं किया जा सका है, यानी वो फंड्स डिसबर्स ही नहीं हो सके, यूटिलाइज नहीं हो सके हैं। जबकि जिन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा गया, उन मंसूबों पर काम की रफ्तार भी गैर तसल्ली बख्श रही है। हुकूमत आलमी इदारों से लिए गए $15 बिलियन तो इस्तेमाल नहीं कर सकी है, लेकिन इन कर्जों पर मार्कअप मुसलसल अदा किया जा रहा है। इन्हें नाकिस पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान आलमी बरादरी का एतमाद खो रहा है। हाल ही में आलमी बैंक ने कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को दिया जाने वाला $200 मिलियन का पैकेज रोक लिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने में नाकाम रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने रवां साल अप्रैल में पाकिस्तान को सेहत का निजाम बेहतर बनाने के लिए $200 मिलियन देने का ऐलान किया। पहले मरहले में $100 मिलियन दिए, लेकिन सूबाई और वफाकी हुकूमतें मतलूबा नताइज दिखाने में नाकाम रहीं। इस इमदादी पैकेज की मदद से पब्लिक और प्राइवेट अस्पतालों की मुआवनत के लिए करंतना की सहूलियात को कायम करना, अस्पतालों को तिब्बी आलात की सप्लाई समेत वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी PPEs फराम करना था। लेकिन नाकिस पॉलिसीज इस पैकेज की समरात समेटने की राह में आड़े आई हैं। एक ऐसे वक्त में जब आलमी इदारे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को खतरनाक करार दे रहे हैं, सर्द मौसम के बायस केसेस की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, आलमी इदारों के इमदादी पैकेज न करने के नुकसानात बहरहाल आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए साहब डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये कहिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना की मद में जो $200 मिलियन की इमदाद पाकिस्तान को देने की मंजूरी दी थी, वो इमदाद रोक ली गई है। इसकी वजूहात क्या है मैडम? देखिए जी, ये जैसे जैसे पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है वो चीजें, क्योंकि पाकिस्तान के प्रोग्राम को पूरी दुनिया में रिकग्निशन मिली है और मैं समझती हूँ कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है इस वक्त वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी मानी जा रही है। हमें फिलहाल हमारे पास अपना जो 1200 रुपयों का जो हमें स्टिमुलस पैकेज मिला है, उससे हमारी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो रही हैं। NDMA के थ्रू जितनी हमें ज़रूरत है प्रोटेक्टिव गियर्स की, हमें वेंटिलेटर्स की, हमें डायग्नोस्टिक किट्स की, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही है। तो क्या वजह है कि फिर वर्ल्ड बैंक जो है उसको मॉडरेटली अनसेटिस्फैक्टरी करार दे रहा है, और ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कोट अनकोट, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ? जी देखिए, इसके बारे में डिटेल्स मैं पता कर लूँगी, मगर जहाँ तक मेरे इल्म में है कि हमें भी फ़िलहाल जो है हमारी ज़रूरियात के लिए तमाम चीज़ें जो कोरोना की हॉस्पिटल्स के लिए जो हमें चाहिए वो हमारे पास इस वक्त हम सेल्फ सफिशिएंट हैं उन चीज़ों में। तो देखिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के हवाले से ये ग्रांट मंजूर की गई थी, और हमारी मालूमात के मुताबिक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की तरफ से क्योंकि मंजूरी ताखीर से मिली, जिसकी वजह से अदम एतमाद पैदा हुआ इंटरनेशनल डोनर। और ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है, आप बेहतर कमेंट कर सकती हैं, दीगर सेक्टर्स के अंदर भी जो इंटरनेशनल डोनर्स हमें पैसे दे रहे हैं उसकी डिसबर्समेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही। डॉक्टर साहबा देखिए जी, ये प्रोग्राम्स जो हैं, अगर आपका इशारा मैं थोड़े से हेल्थ सेक्टर के प्रोग्राम्स की तरफ चले एग्जांपल दे देती हूँ। ग्लोबल फंड की अगर आप मिसाल देना चाह रहे हैं कि ग्लोबल फंड की तरफ से जो ट्यूबरक्लोसिस और HIV एड्स के लिए जो फंडिंग आती थी वो फिलहाल जो है उन्होंने रोकी है, क्योंकि वो प्रोग्राम उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। मगर उसकी वजह ये है कि वो प्रोग्राम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं शुरू हुआ, और ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये 15-20 साल के अरसे से पाकिस्तान में मौजूद थे, और इतने अरसे में ये हम उनको क्रेडिबल रिजल्ट्स नहीं दिखा सके HIV एड्स के और ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम में। तो इसका मैं समझती हूँ कि इसकी जिम्मेदारी मौजूदा गवर्नमेंट पे नहीं आती है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स तो पिछले 10-12 सालों की थी कि उसके अंदर हम कोई कारकर्दगी नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपके सामने सवाल रख रहा हूं, क्योंकि आपका ताल्लुक भी लाहौर से है और वजीर आजम आज दौरा लाहौर पर थे। आज उन्हें जो फिरदौस मार्केट अंडरपास है उसका इफ्तिताह भी करना था, और फिर एक प्रोजेक्ट जो बड़ा दरीना मसला है एक मोरिया पुल का,
वो अभी तक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो भी साबिका हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था, इलेक्शंस आ गए, इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको उस तरह से कैरी नहीं कर पाई। तो आज ना तो अंडरपास का इफ्तिताह हुआ है और ना इतनी देर से जो एक मंसूबा अभी तक जो है वो अंडर प्रोसेस है वो कंप्लीशन में जा रहा है। जी देखिए, टेक्निकल वजूहात की वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई हैं। पाकिस्तान ने ये जो पिछला साल हमने गुजारा है, इसके अंदर जिस तरह की पेंडेमिक हमने फेस की है और साथ मईशत का पहिया जो है उसको चालू रखने के लिए कि वो चलता रहे और आम आवाम पे कम से कम असरात जो हैं इस चीज़ के पहुँचे, डेली वेजेस जो है वो इफेक्ट ना, हमारे मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो इफेक्ट ना, उसके लिए हुकूमत को बहुत सारे पैकेजेस आपने देखा है कि हमें एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो है और बाकी प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच एक तो पहले से गवर्नमेंट के पास था, ऊपर से कोविड की वजह से मजीद कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा डिले हुए हैं। और आप देखिए फिर उसकी वजह से जो कर्जों का पूल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कर्जे जो है हमारे स्नोबॉल होते चले जा रहे हैं, यानी एक कर्ज मिलता है उसकी डिस्बर्समेंट ठीक तरीके से नहीं होती कि हम एक और कर्ज ले लेते हैं। अब पंजाब हुकूमत एक भारी भरकम कर्ज लेने जा रही है, तो इमरान खान साहब का विजन तो ये था कि मुल्क को इन कर्जों के चुंगल से निकालना है और ये कशकोल तोड़ना है, लेकिन कशकोल टूट नहीं पा रहा है। डॉक्टर साहबा जी बिल्कुल, कशकोल जो है वो कर्जे उतारने के लिए इस वक्त हमारी जितनी भी इनकम आती है उसमें से आपको पता है कि 50% जो है वो पिछले दौर के लिए वे कर्जे उतारने में हमें वो यूटिलाइज हो जाती है। तो ऐसे में जिस तरह से हमारे पर सूद चढ़े हुए हैं और जिस तरह से जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इस वक्त उन कर्जों को ही उनकी किस्तें अदा करने में हमारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो लग जाते हैं। पर चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं, जिस तरह से आपने देखा है कि अब इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 4 महीनों में जो है वो पॉजिटिव जा रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है हमारी। लेकिन उसका आम आदमी को कोई फायदा नहीं है डॉक्टर साहब। करंट अकाउंट सरप्लस होने का ताल्लुक, और वैसे भी इस हवाले से जाहिर है मैं भी एक्सपर्ट नहीं इकोनॉमी का, लेकिन जो माहिरीन मईशत है वो ये बताते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस होना जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है कि हम शादियाने बजाएं कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस जा रहा है 4 माह से। देखिए ओवरऑल इकोनॉमी जो है हमारी, फॉरेन रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोग आज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, हमारी इंडस्ट्री का पहिया चल पड़ा है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की। तो इसका मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हुई होंगी ना, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू पाया जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है जी। मगर ये देखें, ये अभी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के, ये तो सारी दुनिया मान रही है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट माइक्रो इकोनॉमी पे इवेंचुअली आता है। तो अगर ये बीच में थोड़ा सा गैप है और इसके ऊपर काम हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ को खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है ग्रेजुअली, इसके समरात जो हैं वो नीचे गरीब आवाम तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा टाइम और लगेगा। कोविड की वजह से बहुत सारे सेटबैक्स हमें आए हैं, रिसोर्सेज जो हैं हमें उसको रीडायरेक्ट करना पड़ा कोविड पेंडेमिक के लिए। तो मगर अनकरीब इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें बेहतरी होंगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, उसके समरात जो है वो आवाम तक भी ज़रूर पहुँचेंगे और इसमें कोई ज्यादा देर नहीं है, कुछ महीनों की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोविड के हवाले से आज पार्लियामानी कमेटी का इजलास भी था, स्पीकर असद कैसर साहब की ज़ेर सदारत, उस पर अपोजिशन तो नहीं आई है, अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन ये जो कुछ कोरोना के मामले को लेकर हो रहा है और एक गैर संजीदगी का आलम है कॉमनर्स के दरमियान भी, जनरल पब्लिक भी इसको उस तरह से सीरियसली नहीं ले रही है, क्या देख रही हैं आप आने वाले 1-2 माह के अंदर? जी देखिए, आज वो पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में मैंने भी ज्वाइन की थी। उसमें सबसे तो इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, फिर जब ऑपोजिशन ये कहती है कि हम नेशनल इश्यूज पे इकट्ठे हैं और हम आवाम का मफाद चाहते हैं, तो आज उनकी वहाँ से गैर हाजिरी जो है उनके नॉन सीरियस एटीट्यूड को बता रही थी कि इस वक्त हमारा ये जो आने वाले कुछ हफ्ते हैं वह बहुत ख़तरनाक लेवल के ऊपर कोरोना की पेंडेमिक जो है वो उस खतरनाक हदूद को छू रही है। हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी जो है वो फुल हो चुके हुए हैं और कैपेसिटी जो है वो दिन ब दिन वेंटिलेटर्स की भी जो है वो कम होती जा रही है। 70% कहीं पर वेंटिलेटर्स यूटिलाइज हो चुके हुए हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि ये एक नेशनल लेवल का इशू है जिसके लिए तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट बेंचेस को इकट्ठे होना पड़ता है। और एनसीओसी वो वफाकी इदारा है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उन पे अमल करना
सबका अक्रॉस द बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सैयद डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। कोरोना पर सियासत की जा रही है, सियासतदान गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, हुकूमत की पॉलिसीज खतरे की घंटी बजा रही हैं, वहीं आम आदमी परेशानी का शिकार है, उसे कहीं भी जाए अमान नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक अजीब सूरत हाल देखने में आई जब कोरोना वायरस से मुतासरा वकील यानी कोविड पेशेंट चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अदालत में पहुंच गया। अदालत उज़्मा में बुध के रोज केसेस की समाअत जारी थी कि इस दौरान एक वकील बैरिस्टर डॉक्टर अदनान खान अदालत में पेश हो गए, जबकि वो कोविड पॉजिटिव थे। वकील ने अदालत में पेश होने के बाद कहा कि मुझे कोरोना वायरस है, लेकिन मैं आपकी अदालत में पेश हो रहा हूं। अदालत में वकील की इस बात के बाद खलबली मच गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुतासरा वकील से पूछा कि आप अदालत में क्यों आए हैं, आप दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इस पर वकील का कहना था कि 3 दिन कबल कोरोना वायरस के सबब केस मुलतवी करने की दरखास्त एक अदालत में भिजवाई, लेकिन मेरा केस खारिज कर दिया गया। वकील ने कहा कि आज हायर एजुकेशन के लेक्चरर्स का अहम केस लगा हुआ था, इसलिए आ गया हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने दलाइल तहरीरी तौर पर दे दें और फौरन कमरा अदालत से चले जाएं, जिसके बाद वकील कमरा अदालत से चले गए। रुख्सत ना मिलने पर वकील को बीमार होने के बावजूद अदालत में पेश होना पड़ा। आम पाकिस्तानी को भी छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर उसने छुट्टी कर ली तो उसका चूल्हा कैसे जलेगा। इस कौम का एक ऐसा तबका भी है जिन्हें कोरोना वायरस के दौरान हुकूमती ऐलानात के बावजूद छुट्टी नहीं मिली, और वो तबका है एमडी कैट के स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स का क्या मुतालबा है, सबसे पहले वो मुतालबा आपके सामने रखता है। कैटेंस की भी लाइफ मैटर करती है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी अपनी जान से उतना ही प्यार है। प्लीज़ आप इस एमडी कैट को डिले करें। एमडी कैट के स्टूडेंट्स कोरोना प्रूफ नहीं है, मतलब उनको भी कोरोना हो सकता है। पाकिस्तान की सब टेस्टें डिले हो चुकी हैं, तो उसको भी डिले होना चाहिए। 2 लाख स्टूडेंट्स की बात नहीं, ये 2 लाख फैमिलीज की बात है। ये चीज़ आपको सोचनी है कि इन हालात में टेस्ट कंडक्ट करवाना कितना डेंजरस हो सकता है। सब दारों को डिले कर दिया, इसको भी डिले करें। कम बच्चे थे उनको डिले कर दिया, जो ज्यादा उनको कहते हो अनकैट दो। अब सवाल पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब ब्लूमबर्ग जैसा इदारा सर्द मौसम में नौजवानों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खदशात का इजहार कर रहा है, एमडी कैट के 1.5 लाख स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे, खुदा न खास्ता कोई एक भी मुतासरा तालिब इल्म टेस्ट में शरीक हो गया तो मुल्क में वायरस की शिद्दत कहां तक पहुंचेगी, इसका तसव्वुर करना भी शायद मुश्किल है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार क्यों नहीं है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कयाम से लेकर अब तक ब्यूरोक्रेसी एतमाद के साथ काम नहीं कर सकी है, उसे उखाड़ पिछाड़ का सामना है। एहतसाब ब्यूरो ने उन्हें खौफजदा कर रखा है। कोई अफसर फाइल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है, दस्तखत से कबल 2000 बार सोचता है, गो स्लो की पॉलिसी पर गामजन है। किसी भी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। ईमानदार और इंतजामी उमूर की माहिर ब्यूरोक्रेसी किसी मुल्क के लिए तरक्की की अलामत होती है, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी अनजाने खौफ का शिकार है, उसे इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा है। आज 1009 दिन के बाद साबिक डीजी एलडीए आहद खान चीमा की जमानत मंजूर कर ली गई है। 2 साल 9 माह की तहवील के बावजूद नैब आहद चीमा पर कोई जुर्म नहीं कर सका, जबकि माजी में वजीर आजम इमरान खान आशियाना हाउसिंग स्कीम में आहद चीमा को शहबाज शरीफ का राइट हैंड कहते रहे हैं। वो क्या कहते रहे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आहद चीमा वो तोता है जिसके अंदर शहबाज शरीफ की जान है, ये शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। आम इंतखाबात से कबल 21 फरवरी 2018 को नैब ने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर एलडीए के साबिक सरबराह आहद खान चीमा को पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हल्के में हलचल मच गई थी। बादअज़ा आहद चीमा के रिमांड में अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तौसीह की गई और उन्हें तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया गया था। आज अदालत ने आहद चीमा की जमानत तो मंजूर कर ली है, ताहम मुल्जिम आहद चीमा आमदन से जायद असासाजात केस में भी ज़ेरे हिरासत हैं, जिसके बायस वो जमानत के बावजूद रिहा नहीं हो सकेंगे। ब्यूरोक्रेट्स को तवील अरसे तक ज़ेरे हिरासत रखने का यह पहला मौका के कबल अजी कौमी एहतसाब ब्यूरो फवाद हसन फवाद को भी पाबंदे सलासल करने पर सवालात का सामना कर चुकी है, जिन्हें 1.5 साल तक कैद में रखा गया, जिनका करियर तबाह कर दिया गया, जिनकी ईमानदारी पर सवालात उठाए गए। वसीम अजमल चौधरी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने। नसीम सादिक पंजाब सिविल सर्विस के बहुत बासलाहियत, ईमानदार और नेक नाम अफसर है। गंदम के बहरान के आखिरी दिनों में लाहौर में सेक्रेटरी फूड भी थे। सारा मलबा उन पर डाल दिया गया, हालांकि सब किया धरा उनके पेश रोका था। सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोई भी ईमानदार और नेक नाम अफसर काम करने को तैयार नहीं है। पंजाब के अलावा वफाक में भी यही हालात दिखाई देते हैं। इस वक्त लाहौर में 2 अहम मनसूबे ताखीर का शिकार हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मुद्दत पूरी होने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है। रेलवे स्टेशन अंडरपास शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। एक बोरिया पुल, अवाम अपनी फाइल्स पर दस्तखत करवाने को मारे फिर रहे हैं।
आज वजीर आजम दौरे लाहौर पर पहुंचे, वो इत्तेहादियों से भी मिले, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के गिले शिकवे दूर किए। सवाल पैदा होता है कि क्या वजीर आजम ब्यूरोक्रेसी की शिकायत दूर कर पाएंगे? हुकूमत ब्यूरोक्रेसी पर अपना एतमाद कैसे बहाल करेगी? मकामी हुकूमतों और ब्यूरोक्रेसी के बगैर तरक्याती काम कैसे मुकम्मल होंगे? हुकूमत और नैब ब्यूरोक्रेसी पर बेबुनियाद इल्जामात का जवाब कब देंगे? हुकूमत को इन सवालात का जवाब यकीनन देना होगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि किस मुल्क में आधी बेवा औरतें रहती हैं। इस अहम मामले को इस ब्रेक के बाद उठाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा आज ख़वातीन के खिलाफ अदम तशद्दुद का आलमी दिन मना रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सिनफी मसावात का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात के खात्मे का आज़म दोहराया जा रहा है। लेकिन इस कुर्रा अर्ज़ पर लाखों ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिन्हें हर पल अपनी जान, इज़्ज़त व आबरू के हवाले से खदशात लाहक रहते हैं, जिन्हें किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है, उनकी आबरू रेजी का खतरा रहता है, जिन्हें लापता किया जाता है, जिन्हें गिरफ्तारी और तशद्दुद का सामना रहता है, जो आधी बेवा बनकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं, जिनकी आंखों से बेनाई, गोद से बेटे छीन लिए जाते हैं। ये खवातीन है मकबूजा वादी जम्मू कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में 1948 से बेहुरमती को जंगी हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक भारतीय फौज के इन जंगी जराइम का कभी नोटिस नहीं लिया है और ना ही बैनुल अक़वामी NGOs ने कभी इन लाखों खवातीन का मुकदमा लड़ने की कोशिश की है। आपके सामने खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी पर कुछ आदाद शुमार रखता है। ये आदाद शुमार आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों के किरदार पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक भारतीय फौजियों ने 2201 खवातीन को शहीद किया है, जबकि नई सदी के तुलू होने यानी जनवरी 2001 से अब तक 700 खवातीन शहीद हुई हैं। भारतीय अफवाज के खवातीन के खिलाफ जराइम का जायजा लिया जाए तो काबिज फौज ने इन खवातीन के साथ ज्यादती की, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, माजूर और कत्ल किया गया। आदाद शुमार के मुताबिक कश्मीरी खवातीन दुनिया में बदतरीन जिनसी तशद्दुद का शिकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 9% कश्मीरी खवातीन जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुई हैं। 1989 से अब तक 22,000 से ज़ायद खवातीन बेवा हुई हैं, जबकि भारतीय फौजियों ने 11,142 खवातीन की बेहुरमती की है। खवातीन मज़ाहमती रहनुमाओं आसिया इंदिराबी, फहमीदा सूफ़ी और नाहिदा नसरीन समेत आधी दर्जन से ज़ायद खवातीन गुज़श्ता 4 सालों से भारत की बदनाम ज़माना तिहाड़ तारिक जान, जबकि उनशा तारिक जान, हिना बशीर बेग, हसीना बेगम और नसीमा बानो, एक शहीद तौसीफ अहमद शेख की वालिदा मुख्तलिफ जेलों में बंद है। सवाल पैदा होता है कि काबिज अफवाज वादी में जंगी जराइम क्यों कर रही हैं? आलमी ताकतें इस पर खामोश क्यों हैं? ज़ुबानें शिकवा संज नहीं होती हैं, कोई आंख अश्कबार क्यों नहीं होती है? क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज खवातीन की इस्मत दरी को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती? ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के बेशतर वाकयात मुहासरे और फिर तलाशी के ऑपरेशंस के दौरान पेश आए हैं। अब कश्मीर में इस्मत दरी का अंदाज यह है कि जब फौजी सिविलियन रिहाइश गाहों में दाखिल होते हैं तो औरतों से ज्यादती से कबल मर्दों को मार डालते हैं। भारतीय हुकूमत ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी फिस्पा के तहत काबिज फौज को 5 या 5 से ज्यादा आदमियों को बगैर किसी इल्जाम के गोलियों से भून डालने का इख्तियार दे रखा है। यही कानून काबिज फौजियों को जिनसी ज्यादती, तशद्दुद, अगवा और कत्ल के मुकदमात से छूट भी दे देता है। कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकारों ने इस्मत दरी को इंसदाद बगावत के हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक लम्हे को उस माँ के बारे में सोचें जिसके सामने उसके बच्चों को गोलियों से भून डाला जाता है। उस बीवी की नफ्सियाती अजियत का तसव्वुर करें जिसका शौहर उसके घर से उठा लिया जाता है, सालों तक वापस नहीं लौटता है और वो खातून सारी जिंदगी शौहर के इंतजार में आधी बेवा बनकर जीती है। उस बहन और बेटी के दिल पर क्या बीतती होगी जिसके बाप और भाइयों को गायब कर दिया जाता है। आज जब दुनिया खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का दिन मना रही है, पूरी दुनिया में सेमिनार्स और तकारीब मुनक्किद हो रही है, तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, नई पॉलिसीज बनाने का मुतालिबा किया जा रहा है, आज भी वादी के पहाड़ी इलाकों में अपने घर में कैद और जम्मू के मैदानों में मुकीम कश्मीरी खवातीन एक अनजाने से खौफ में मुब्तला है। उन्हें अपनी नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का डर है, गिरफ्तारी और तशद्दुद का खदशा भी है। वो अपने अहल खाना के गायब होने से परेशान भी दिखाई देती हैं, मगर सवाल तो ये है कि आज अक़वाम आलम में कौन है जो इन कश्मीरी खवातीन के बारे में सोच रहा हो।
अगर बहरुल काहिल के साहिल पर चंद मुर्गाबियाँ मरती हैं तो अमन के लंबरदारों का ज़मीर जागता है, लेकिन कश्मीर में ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, इसमें दरी की जा रही है, इस पर शायद अक़वाम आलम का ज़मीर झोंझोड़ने की ज़रूरत है। एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं। भारतीय अफवाज जहां मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की मुर्तकिब हो रही हैं, भारतीय हुकूमत का मुतशद्दिद रवैया खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। भारतीय हुकूमत एक जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबों की पुष्ट पनाही कर रही है, वहीं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए भी भारत परेशानी का बाइस बन चुका है। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने चंद हफ्ते कबल एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि भारत की शिद्दत पसंद पॉलिसी में सबसे बड़ा खतरा भारत और दाइश का इत्तेहाद है। इस गठजोड़ ने गुज़श्ता बरस में श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके की, 2017 में तुर्की में क्लब, न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात भी दाइश भारत गठजोड़ का नतीजा हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में पाकिस्तान ने भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत आलमी बरादरी के सामने रखे हैं। अब पाकिस्तान ने ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश कर दिए हैं, एक डोजियर की सूरत में पेश किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में भारत के मुलव्विस होने के बारे में ब्रीफ किया है। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी में भारत के मुलव्विस होने के हवाले से आगाह किया है और इसे नोट करने का मुतालबा किया है। मुनीर अकरम ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि इस किस्म के हमलों में भारत मुलव्विस है। इस हवाले से मुनीर अकरम का कहना था कि हमने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं कि भारत दहशतगर्द हमलों, अलहदगी पसंदी और बगावत को फ़रोग और 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर से मुंसलिक होकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के सिलसिलावार मुहिम में मुलव्विस है। भारत पाकिस्तान में अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम जिसने हज़ारों कुर्बानियाँ देकर यहाँ अमन की शमा रोशन की है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने अनदेखे दुश्मन के नशेमंद राख बनाकर पुरअमन पाकिस्तान दिया है, ऐसे मुल्क को अदम इस्तेहकाम भारत के लिए डराना ख्वाब साबित होगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान की कमज़ोरी हरगिज़ नहीं है। आज ना सिर्फ वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बल्कि DGISPR की तरफ से भी जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी गई है, तमाम हक़ाइक़, तमाम शवाहिद, तमाम सबूत अक़वाम आलम को पेश कर दिए गए हैं। ये अपनी नौयत का एक पहला वाक़या है और उम्मीद की जाती है कि इस तमाम तर मामले के बाद पाकिस्तान यहीं रुकेगा नहीं, बल्कि अक़वाम आलम को बार बार याद कराता रहेगा कि भारत की सरजमीन किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के सारे शहरों ज़िंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनी और रंगों की लहरों ज़िंदा रहो, पाइंदा रहो। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।